हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुमाक्सा क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हम लोगों ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स थे तो उनको हम लोगों ने 6-7 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को हमने कंप्लीट किया है उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा यूपीएससी, क्योंकि इतना ज़्यादा डेप्थ में जाकर के हम लोगों ने स्टडी किया है। और तो इस वजह से एक इम्पॉर्टेंट जो आउटकम रहा हर एक लेक्चर का और हर एक एक्ट का, उसके पहले की क्या ऐसी जो रणनीति थी कि जिसकी वजह से एक नया एक्ट आया, वो चीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस की। उसके साथ साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि भाई प्रेजेंट सिनेरियो उसका क्या था और उस वक्त किस तरीके से उस एक्ट को देखा जाता था। ठीक है ना। और प्रेजेंट में भी हम लोगों ने समझा कि उससे रिलेटेड आज क्या क्या पार्लियामेंट जो हमारी चलती है उसके अंदर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन उन एक्ट से लिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से देख ली थी। अब हम लोग देखने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, कि संविधान जो था वो बना कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और हमने सबसे ऊपर ही B.R. अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगा दी है। क्यों? क्योंकि इनको ही फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो इनके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या है, किस तरीके से इनके बारे में जो इन्होंने मतलब जो उपलब्धियां हासिल की और देश के लिए क्या क्या इन्होंने बड़े काम किए। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये इंस्टाग्राम आईडी है और ये ईमेल आईडी है। ओके, चलिए। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री, तो हिस्ट्री तो हम लोगों ने देख ली, अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग इसमें हम लोग एक तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखेंगे, उसके बाद हम लोग कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखेंगे और क्या क्या क्रिटिसिज्म हुए। भाई किसने इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला था, ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला था, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी इसी की तो कमेटी थी ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तो बनाई थी ना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला था, किसने बोला था डोमिनेटेड बाई हिंदूज़, किसने बोला था डोमिनेटेड बाई स्पेशल एक तरीके की जो है एक रिलीजन के द्वारा चलाई जा रही है या एक बड़े संगठन द्वारा चलाई जा रही है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये B.R. अम्बेडकर हैं, तो इनके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। देखिए B.R. अम्बेडकर का जो जन्म था वो आप में अगर किसी को पता हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 14 अप्रैल, ठीक है, तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। तो इनका जन्म हुआ था महू में। महू जो है, ये महू कहाँ पड़ता था? ये पड़ता था सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस मतलब आज का MP, यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब आज का UP। ओके, और कुछ और एरियाज़ हैं, इसमें आप कमेंट में बताइएगा। तो ये किस कास्ट से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे महार कास्ट से। देखिए इनका ओहदा जितना ही बड़ा हुआ ना, बाद में इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट किया था और उसके साथ साथ ऐसी कई इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो इन्होंने अकेले अपने दम पर किए थे। और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों की तीनों RTC के अंदर पार्टिसिपेट किया था। आइए, RTC क्या है? ये आपकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी उनके अंदर पार्टिसिपेट किया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू जो थी उन्होंने भी तीनों RTC के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया था। उसके साथ साथ महात्मा गांधी ने मात्र दूसरी के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के दौरान इन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य सुनाया था। मैं वो पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, प्लीज़ आप उस लेक्चर को जरूर देखिए ताकि आपको वाक्य भी समझ में आए और पता लगे कि उस वक्त जो अनटचेबल्स थे उनकी कितनी ज़्यादा मतलब दुर्गति थी। इंसानों के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था। इसी वजह से इन्होंने हिंदू को छोड़ करके, जो हमारा हिंदू धर्म था उसको छोड़ करके इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। और इन्होंने जब उसको अपनाया था तो उन्होंने बोला था कि मुझे एक नया जन्म मिला है आज, मैं एक ऐसे रिलीजन से या ऐसे बंधन से बाहर आ गया हूँ जिस बंधन में इंसान की ही इज्जत नहीं करता है। मतलब इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में इस तरीके से बोला था और बुद्धिज़्म को एक परफेक्ट जो है रिलीजन के तौर पर इन्होंने देखा था और अपनी बुक के अंदर भी इन्होंने बताया था। ठीक है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो बुक का भी हम लोग देखेंगे आगे। उसके साथ साथ देखिए इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है उसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे इस तरीके से आज के टाइम पे आप देखते हैं ना कि फेडरलिज्म मतलब जो है उसके ऊपर जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वो चलता है। ठीक है, ये एक बेसिक फीचर है
फेडरलिज्म, लेकिन इन्होंने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल होना चाहिए बहुत ज़्यादा, तो ये इसके पक्ष में हमेशा रहते थे। ओके, तो उसके साथ साथ इन्होंने 1923 में 1923 के अंदर इन्होंने बहिष्कृत 1923 के अंदर बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये इन्होंने एक सभा बनाई थी। इसका काम क्या था कि एजुकेशन को स्प्रेड करना, साथ साथ में जो इंडियन कल्चर है उसको भी स्प्रेड करना था। ठीक है, उसके साथ साथ 1936 में इन्होंने एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बनाई थी। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल मतलब न्यूज़ में भी नहीं रहता है, कहीं कहीं मतलब दिखाई भी नहीं जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था इनका वो था एक, इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया था 1942 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, अपने नोट्स के अंदर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी थी इनसे रिलेटेड, मैंने सोचा इसमें डाल दूं क्योंकि लेक्चर जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर अम्बेडकर बुक्स, मूक नायक जो वीकली जर्नल था ये आता था, 1920 में आया था। जनता 1930 में आया था। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, अनटचेबल्स 1948 एंड बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956 के अंदर, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको भी आप नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा। उसके साथ साथ 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न। ओके, और अराउंड मतलब अक्टूबर 1956 के अंदर इन्होंने बुद्धिज़्म को अडेप्ट कर लिया था। ओके, ये पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के लॉ मिनिस्टर भी थे। जवाहरलाल नेहरू ने पर्सनली जाकर के इनको ये पद ऑफर किया था कि आप जो है हमारे पहली कैबिनेट के अंदर आप जो है लॉ मिनिस्टर बनिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पद था जिन्होंने इसको होल्ड किया था। तो ये तो हो गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम होने वाला है ना, उसके मेन बेसिक लीडर जो थे ना वो यही थे। इस वजह से इनके बारे में इतनी चर्चा की हम लोगों ने, और ये बेटर भी रहेगा आपको आगे जो है पूरे लेक्चर को समझने के लिए। ठीक है, चलिए, और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हिंदूज़ के अगेंस्ट में, जस्ट अ मिनट, हिंदूज़ के अगेंस्ट में इन्होंने जो महाड़ सत्याग्रह था ना, महाड़ सत्याग्रह 1927 में, उसको भी लीड किया था, वो हिंदूज़ के अगेंस्ट में था। ठीक है ना, हिंदूज़ के अगेंस्ट में था। ये क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड है, प्लीज़ आप इसका आंसर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पीजेंट, पहला जो है वो ये है कि द पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन है ये बी आर अम्बेडकर के बारे में कि जो द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश्ड बाई बी आर अम्बेडकर। दूसरा क्या है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने बनाया था। तीसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया था। तो मुझे लगता है कि आंसर आपको अब पता होगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कोई एकदम से बनने वाली प्रक्रिया नहीं थी। संविधान बनना एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीरे धीरे ये काम हुआ था। 1934 के अंदर ये आइडिया पहली बार एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत के संविधान को बनाने का काम करेगी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत के संविधान को बनाए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ ANC डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। किसके बेसिस पे? एडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिस पे, मतलब कि सब लोग उसमें वोट देंगे जिनकी 18 साल से एज, मतलब एक रिस्पेक्टेड जो एज होती है उस एज के ऊपर के लोग जो है उसमें वोट डालेंगे, उसके हिसाब से बनेगा। अगस्त ऑफर आया 1940 में। लॉर्ड कौन था इस वक्त? आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लॉर्ड लिंथनगो। ठीक है ना। उसके साथ साथ 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं, वो प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। किसके बाद? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन तो जो है हो जाता है रिजेक्ट, मुस्लिम लीग उसको रिजेक्ट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए आप, और वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है 9 दिसंबर 1946 को। इसका काम क्या होता है? संविधान को बनाना। इसने 2 अलग अलग डोमिनियन कर दिए थे, एक कर दिया था पाकिस्तान, एक कर दिया था इंडिया। जो अलग प्रिंसिपल स्टेट थे उनके लिए खुला जो है निमंत्रण मान लीजिए आप, या खुला आदेश मान लीजिए, या खुली छूट मान लीजिए कि वो चाहें तो भारत के साथ जाएं, वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाएं, वो चाहें तो इंडिपेंडेंट रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब एक देश के अंदर आप रह करके एक अलग देश तो नहीं बना सकते ना। ऐसा हुआ है, बल्कि साउथ अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे कि स्वाजीलैंड है, वो बिल्कुल साउथ अफ्रीका के बिल्कुल बीच में है। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है ना, वो एक अलग तरीके का सोशल और इकोनॉमिक पर्सपेक्ट है उसका। ठीक है, वो भी हम लोग आगे चल के समझेंगे कि किस तरीके से है कि वो जो 3
आप देखते होंगे ना कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर ये क्यों नहीं अपना अलग से महत्व स्थापित कर पाए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। कैबिनेट मिशन आता है भारत में 24 मार्च 1946 को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है। उसके बाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान बनाने के लिए मिलती थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। जब ये छोटे छोटे अलग कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट के तौर पे मिलती थी, तब उसके अध्यक्ष जीवी मावलांकर जी होते थे। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है। सचिदानंद सिन्हा को पहला प्रेसिडेंट इसलिए बनाया गया था क्योंकि फ्रेंच का एक ऐसे ही कन्वेंशन है, एक परंपरा टाइप की है कि अगर कुछ लोग मिल करके, मान लीजिए 100 लोग मिल गए, 100 लोग मिल करके किसी कानून को अगर बनाते हैं तो उसमें जो सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा वो उसको हेड करेगा। इसलिए सचिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे। ठीक है, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे। ओके, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर चलते हैं। ये टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोचथोनी। तो इस टर्म से आप क्या समझते हैं, ये तो आप मुझे कमेंट बताइएगा, लेकिन मैं फिलहाल आपको समझा देता हूं कि इस टर्म का मतलब क्या है। अभी तक भारत में राज किसका था? अभी तक भारत में राज था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का राज था, तो अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि ब्रिटिशर्स से पावर ट्रांसफर हो रही है किसके पास? इंडिया के पास, जो इंडिया के लोग थे उनके पास। ठीक है ना भाई, अब तो सॉवरेन कंट्री बनने जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑटोक्थनी होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी बाहरी ताकत से, जैसे मान लीजिए ये हमारा देश है। ठीक है, सॉरी, इसको इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए मुझे। हमारे देश का जो, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से माफ़ कीजिएगा अगर कुछ अजीब सा बन गया हो। ये मान लीजिए हमारा देश है। ठीक है, तो इस देश के अंदर मान लीजिए ब्रिटिशर्स का रूल है। अब ब्रिटिशर्स से पावर छीन करके पावर कौन ले रहा है? इंडिया ले रहा है। और अब जो नया कानून बन रहा है वो किसके हिसाब से बनेगा? वो बनेगा इंडिया के लोगों के हिसाब से। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इस टर्म को बोलते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि मेंस के अंदर आपको लिखना हो तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है जो जहाँ जहाँ पर, जैसे मान लीजिए जो इंपीरियलिस्टिक पावर रही इंडिया के अंदर, ब्रिटिश रही, ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी बना लिया था इंडिया को, तो अब वहाँ से हम लोग पावर छीन करके अपना नया संविधान बनाने जा रहे हैं। तो इसको इसी टर्म से देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे? लाइक इंडिया, पाकिस्तान, गाना, साउथ अफ्रीका, सिरोलेनी, जाम्बिया एंड मैनी अदर कंट्री, जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा तो थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से फ्रेम किया था। ठीक है, तो ये आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो ये एक मूवी का सीन मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, थोड़ा ब्लर सा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। ओके, चलिए। तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये तो मैंने देख लिया कि एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने पहली बार बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए, जो अपने संविधान को बनाए। फिर जवाहरलाल नेहरू ने वही बात दोबारा बोली, तो 1935 ने ऑफिशियली इस बात को ऑर्गेनाइज कर लिया था। 1940 में अगस्त ऑफर आता है, जब जो वर्ल्ड वॉर था वो वाला जो मामला चल रहा था वर्ल्ड वॉर वाला, तभी जो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि भाई ऐसा करिए आप लोग कि आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपको जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे। ये बात तो नहीं बोली थी, लेकिन डोमिनेंट स्टेटस की बात यहाँ पर बोली गई थी। डोमिनेंट स्टेटस की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं बोली थी। लेकिन इंडिया जो चाह रहा था वो बोला था कि भाई ये तो हमने 1930 में भी नहीं ली थी ना, डोमिनेंट स्टेटस की बात तो हम 1930 में कर रहे थे। अब हम डोमिनेंट स्टेटस कहाँ से ले लेंगे? अब तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, विद अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपनी खुद की सरकार होगी, हमारे ऊपर कोई भी एक्सटर्नल पावर राज नहीं करेगी। ओके, तो सर स्टफर्ड क्रिप्स आते हैं, कैबिनेट के एक मेंबर थे ये, और दोबारा इनको कैबिनेट जो मिशन प्लान था ना, उसमें भी जो कैबिनेट मिशन था उसमें भी इनको दोबारा भेजा गया था सर स्टफर्ड क्रिप्स को, तो इन्होंने बना लिया। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी ना, उसने तो इसको मना कर दिया था। क्रिप्स मिशन जो था, क्यों मना कर दिया गया था? क्योंकि मुस्लिम ये चाहते थे कि भाई, मुस्लिम लीग जो था वो चाहता था कि इंडिया जो है 2 पार्ट्स में बटे। ठीक है, एक हिंदुस्तान बने और एक पाकिस्तान बने। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हो नहीं पा रही थी। लेकिन जब कैबिनेट मिशन प्लान आ गया था ना, तो ये चीज़ भी जो है अच्छे से होती हुई नज़र आ रही थी। तो इस वजह से 2 स्टेट्स बने। ओके, चलिए, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये होता है कि भाई हम अपना एक ऑब्जेक्ट सेट करेंगे कि हमारा जो संविधान बनने जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो किसके अराउंड काम करेगी, क्या क्या उसके बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव किस लिए? क्यों? क्योंकि हम लोग अपना गोल सेट करेंगे पहले। और रेजोल्यूशन क्यों? रेजोल्यूशन इसलिए क्यों? क्योंकि ये सिर्फ
क्यों, ये किसने पास किया था, जवाहरलाल नेहरू पास किया था। तो रेजोल्यूशन इसलिए कि ये सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से नहीं होगा, ये किसके हिसाब से होगा, जो भी इसके मेंबर रहेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो सब इसको पारित करेंगे, तब ये बात मानी जाएगी। कोई जवाहरलाल नेहरू ही हेड नहीं थे इसके कि जवाहरलाल नेहरू जो बोल देंगे वही होगा, ठीक है ना, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला जाता था, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 के अंदर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है, मूव किया जाता है, उसके बाद इसको पास किया जाता है। इसके अंदर फंडामेंटल एंड फिलोसफिकल, वही जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहने वाला है, वो पूरी बातें इसमें बताई गई थी। तो इसमें पहले क्या बोला गया कि हम तो सॉवरन हैं, भारत जो है वो सॉवरन है, और जो नया संविधान बनेगा वो इसी हिसाब से बनेगा कि भारत के ऊपर किसी का कोई राज्य नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है, इस तरीके से हमारा संविधान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि भाई जो टेरिटरी है भारत की, उस पर किसका रूल चलेगा, उस पर भारत का रूल चलेगा, ठीक है। भारत के जो नए वो आपके जो बनेंगे, जो नए नए लॉज बनेंगे उनका रूल्स चलेगा, तो उसी तरीके से इसमें काम किया जाएगा। दूसरा सॉवरन है, इंडिपेंडेंट है, हम अपनी तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली बनाई है वो एक संविधान बनाएगी, और उसी संविधान के हिसाब से जो पावर है वो किसको दी जाएगी, जनता को दी जाएगी। और संविधान पावर कहाँ से ड्राइव करेगा, वो ड्राइव करेगा लोगों से। भाई सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोर्स तो जनता ही है ना, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोशल जो सोर्स है संविधान का, वो सोर्स जनता ही है, देश के लोग ही हैं, ठीक है। संविधान वहीं से पावर को लेता है, सोर्स है उसका, ठीक है। चलिए, तो ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके साथ साथ इसमें सारी बातें बताई गई जो आपको आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर और जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिखती हैं, कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट्स होना चाहिए, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, है ना, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से बताई गई थी। उसके साथ साथ सारे जो सेफगार्ड्स हैं वो मिलने चाहिए माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनको जो है सरकार उनकी हेल्प करे हर तरीके से। जैसे आप देखते हैं आज नई नई स्कीम्स चलाई जाती हैं, नए नए जो है पैकेजेस दिए जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स को, चाहे वो ट्राइबल सेक्टर हो। आपने देखा होगा कि रिसेंट में जो कोविड-19 था उसमें जो है 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया गया था, उसमें भी ट्राइबल्स का अच्छा खासा ध्यान रखा गया था, जो माइनॉरिटीज़ थी उनका अच्छा खासा ध्यान रखा गया था। देखिए माइनॉरिटीज़ शब्द संविधान में कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको कहीं ना कहीं प्रोलिस्टिक रूप में इसका जो है यूज़ किया गया है, कि डायरेक्टली इसको बताया नहीं गया संविधान में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो इंडिया की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, सॉवरेन राइट्स होने चाहिए लैंड्स के, सी एयर अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। क्यों, क्योंकि हम एक नया नेशन बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारा संविधान होगा वो किसके हिसाब से चलेगा, सॉवरेन राइट्स के हिसाब से चलेगा। और जो टेरिटरी है वो एक रिपब्लिक बनने जा रही है, तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ही था। उसके साथ साथ में और जो भारत अब नए सिरे से विश्व के अंदर एक अपनी अलग नई पहचान बनाने जा रहा था, तो भारत का संविधान ऐसा हो जो मैनकाइंड के लिए वेलफेयर का काम करे, वर्ल्ड पीस के लिए काम करे, ना कि ऐसा हो कि वो जो जिस तरीके से आप पाकिस्तान को आज देखते हैं, क्या है पाकिस्तान में आए दिन जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, और इंडिया के अंदर भी वो लोग कभी कभी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर देते हैं, आपने देखा होगा पीओके के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लेकिन हमारा जो सॉफ्ट पावर है ना, हम लोग जिस तरीके से डील करते हैं पाकिस्तान के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, कि मतलब एकदम से बौखलाना नहीं होता है कि भाई इस तरीके से लगातार वो मतलब कहीं गोला बारूद फेंक दिया, कहीं हमारे लोगों को जो है डैमेज करता, हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, हमारे लोगों को गोलियों से जो है मार दिया, उनको वो बेचारे शहीद हो जाते हैं। तो ये जो लोग करते हैं उसके बावजूद भी इंडिया जो एक सॉफ्ट पावर स्टैंड अपनाता है। क्यों, क्योंकि जनता या देश के लोग चाहे इधर के हों चाहे उधर की, जान सबकी होती है। तो इस सिस्टम, इस अप्रोच के साथ भारतीय संविधान के बनाने की शुरुआत होती है। और इंडिया हमेशा से ही, हमारी जो पॉलिसी है वो भी है कि नो फर्स्ट यूज़, हम किसी भी चीज़ को पहले यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर समझा और उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर डाला, ये बात भी बोली गई, ठीक है ना। तो कंपोजिशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कंपोजिशन क्या था कि नवंबर 1946 के अंदर जो है ये फॉर्मुलेट किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। कुछ सीट्स एलोकेट की गई, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे उनको 292 सीट्स दी गई, प्रिंसेसली स्टेट को 93 सीट्स दी गई, और चीफ कमिश्नरीज जो प्रोविंसेस थे उनको 4 सीट दी गई। ये स्ट्रक्चर किसने बनाया था, ये स्ट्रक्चर बनाया था ब्रिटिशर्स ने, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें से अभी मुस्लिम लीग अलग होगी, वो तो मान गई थी कि हाँ भाई ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग यहाँ से अलग होगी, मुस्लिम लीग अलग होगी तो इसमें से मेंबर हट जाएंगे अभी, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। उसके साथ साथ इसमें देखिए कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी, इसमें से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। तो इसी 73 सीट्स को देख करके मुस्लिम लीग बौखला गई थी
कि हम लोग यहाँ कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस यहाँ हमेशा सत्ता में रहेगी। क्योंकि डोमिनेटेड बाई हिंदूज। ओके, यूनियन स्टेट पार्टी, तो ये सारी पार्टीज आप देख लीजिएगा। इसमें इंडिपेंडेंट जो थे वो 8 थे। तो 296 सीट्स जो है उनमें से टोटल 73 सीट्स किसको मिली थी? मुस्लिम लीग को। ओके, चलिए अब कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हिंदूज को कितनी सीटें मिली थी? देखिए यही वो डेटा है जिसको देख करके जो मुस्लिम लीग के जो लोग थे ना वो बौखला गए थे। उन्होंने बोला कि अगर हम अभी भी इनका साथ देते हैं तो हम लोग कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे, कोई भी मुस्लिम कभी भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। ये मतलब ये उनकी सोच थी, ऐसा नहीं है। देखिए भारत के अंदर मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रहे हैं, भारत के अंदर सिख प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, भारत के अंदर कई इंपॉर्टेंट पदों पर कोई यहाँ पर रीजनलिज्म जैसी चीज़ें या फिर यहाँ पर सेकुलरिज्म है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है धर्म के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं या इस तरीके से, ऐसा कुछ भी भारत के अंदर नहीं है। किसी भी देश के अंदर इंटरनल जो है कुछ रिवलेंस चलते रहते हैं, उसके लिए इतना ज़्यादा एक ओवरऑल रिस्पेक्ट से देखना इतना ज़्यादा सही नहीं होता है। ठीक है, तो हिंदूज़ को कितनी सीटें मिली? 163, मुस्लिम को मिली 80 सीट्स। किसमें? ये कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, वैसे तो मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली थी, लेकिन जो मुस्लिम्स थे ना टोटल, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी तो कुछ मुस्लिम्स थे ना, तो उनको भी तो सीट्स मिली थी। तो ओवरऑल कितनी सीट्स मिली थी मुस्लिम्स को? 80 सीट्स मिली थी। इंडियन क्रिश्चियन को 6 सीटें मिली थी। शेड्यूल कास्ट को कितनी? 31। बैकवर्ड क्लासेस को 6 को 4, एंग्लो इंडियंस को 3। अभी रिसेंटली हटा दिया गया। आप मुझे बताएंगे किस अमेंडमेंट के थ्रू एंग्लो इंडियन का प्रोविजन हटा दिया गया और किस आर्टिकल के अंदर एंग्लो इंडियन का प्रोविजन आता था, ये भी आप मुझे भी बताएंगे। ठीक है, पारसीज को 3 सीटें मिली थी और 296 सीट्स किसको दी गई थी? टोटल रिप्रेजेंटेशन था कम्युनिटी वाइज। ओके, चलिए तो अब कुछ मेजर कमिटीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो इन कमिटीज़ का रोल था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर संविधान को बनाने के लिए। तो यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि इन्होंने प्रोविंसेस को इन्हीं ने तो एक साथ लाया था, चाहे ऑपरेशन पोलो हो हैदराबाद वाला, ठीक है, उसके साथ साथ जो जूनागढ़ वाला इंसिडेंस था, उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, इनका रोल बहुत बड़ा था उसमें। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एग्जीक्यूटिव एरियाज, सरदार पटेल। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। स्टेयरिंग कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। कुछ छोटी छोटी कमेटियाँ थीं, ये आप देख लीजिएगा। हाउस कमेटी, पत्तावी सीतारमैया, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है इसके बारे में। क्रेडेंशियल कमेटी, अलाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। के.एम. मुंशी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। एडॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी। तो ये सारी कमेटीज़ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो एस वरदाचारी थे ना, ये मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ये मेंबर नहीं थे। तो एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के ये क्या थे? ये चेयरमैन थे। पत्तावी सीतारमैया चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के भी चेयरमैन थे। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं भाई ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से लोग थे ये देख लीजिए आप। ड्राफ्टिंग कमेटी में B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे, N. गोपाल स्वामी अयंगार, अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सफदुल्ला, N. माधवा राव और T. कृष्ण रामाचारी। तो 7 मेंबर्स टोटल थे इसमें, और इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जिनके बारे में हम लोगों ने अभी विस्तृत चर्चा कर ली है थोड़ी देर पहले। टोटल 11 सेशंस हुए थे इसके, 17 कमिटीज़ बनी थी इसके अंदर, 299 मेंबर्स थे, 284 मेंबर थे जिन्होंने फाइनली साइन किया था। ये क्वेश्चन CGL के अंदर पूछा जा चुका है एक बार। 284 मेंबर्स जो थे फाइनली इन लोगों ने साइन किया था, लेकिन उस वक्त टोटल मेंबर कितने थे ये आप लोग मुझे कमेटी के अंदर बताएंगे। 165 डेज लगे थे। नंबर ऑफ डेज विच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड मीटिंग्स, 2 साल 11 महीने और 17 दिन संविधान को बनने में लगे थे। कहीं कहीं 2 साल 11 महीने और 18 दिन भी दिया हुआ है। ठीक है, जिस हिसाब से सवाल आएगा उस हिसाब से आप लोग आंसर कर दीजिएगा। अलग अलग बुक्स के अंदर थोड़ा अलग अलग दिया गया है। तो आपने देख लिया, इसमें B.N. राव लीगल एडवाइजर थे। क्या थे? लीगल एडवाइजर। ओके, तो ये आप इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर ये निकल करके आ रहा है। उसके साथ साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर
चलिए, तो ये हम लोग का पूरा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी तक, ठीक है। हम लोगों ने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। जो इसका जो पूरा कंटेंट है वो हम लोग अब अगले पार्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम हो गया इस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक यू।